सुरेश जी सुबह उठे ही थे कि अचानक उन्हें खांसी शुरू हो गई। उनकी खांसी की आवाज सुनकर विद्या जी घबरा कर उठी और उन्हें जल्दी से पानी देते हुए बोली, ये लीजिए, पानी पी लीजिए, तब तक मैं बहू के कमरे से दवाई लेकर आती हूँ। कल शायद बहू ने दवाई लाकर अपने कमरे में रख दी। कहते हुए विद्या जी जल्दी से बहू के कमरे के पास आई और बाहर से आवाज लगाते हुए बोली, अरे तृप्ति बेटा, तुम्हारे बाबूजी की दवाई खत्म हो गई है। तुम कल लेकर आई थी ना? मुझे दे दो बेटा, उन्हें बहुत तेज खांसी आ रही है। सास की आवाज सुनकर तृप्ति झुंझलाते हुए उठी और बोली, अरे माँ जी, आपको भी हर समय कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कभी चैन से नहीं सोने देती। मैं कोई दवाई लेकर नहीं आई, अब जाइए यहाँ से। गुस्से में बोलकर तृप्ति फिर से सो गई। बहू की बात सुनकर विद्या जी बहुत आहत हुई। उन्होंने गहरी सांस ली और चाय बनाने रसोई की तरफ बढ़ गईं। कांपते हाथों से अदरक वाली चाय बनाकर विद्या जी कमरे में आ गईं और सुरेश जी को चाय देते हुए बोली, ये लीजिए जी, अदरक वाली चाय बनाई है, इसे पी लीजिए, इससे आपकी खांसी में आराम मिलेगा। सुरेश जी जानते थे कि विद्या जी दिन रात ताने और उपेक्षा सह रही हैं, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। दोपहर के 2 बज चुके थे और सुरेश जी और विद्या जी सुबह से भूखे बैठे थे। आमतौर पर 1 बजे तक तृप्ति उन्हें खाना दे देती थी, लेकिन आज ना कोई आवाज आई और ना ही खाना आया। विद्या जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर कब तक इंतजार करें? सुरेश जी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी और भूख से उनका शरीर और कमजोर हो रहा था। विद्या जी ने हिम्मत जुटाकर बहू तृप्ति से पूछ ही लिया, बेटा, आज खाना नहीं दिया तुमने? बहुत समय हो गया, तेरे बाबूजी को बहुत भूख लगी है। तो खींचते हुए तृप्ति ने कहा, अरे माँ जी, जब खुद कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सब्र रखना सीख लीजिए। ये घर है, कोई होटल नहीं कि जब मन हो तब खाना तैयार मिले। और तुम लोग खुद भी कुछ कर लिया करो, मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ। बहू की बात सुनकर विद्या जी की आंखें भर आईं। उन्होंने नम्र स्वर में कहा, बेटा, अगर तुम्हें मेरा रसोई में काम करना पसंद नहीं है तो मैं क्या करूं? और रही बात तुम्हारे बाबूजी की, तो इस उम्र में भी अब क्या वो काम करेंगे? तो तृप्ति कुटिल हंसी हंसते हुए बोली, अरे मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि कहीं नौकरी करने भेज दो, पर घर में छोटे मोटे काम तो वो कर ही सकते हैं ना। विद्या जी चुपचाप तृप्ति की बात सुन रही थी। उनको पता था कि अगर वो कुछ भी बोलेंगी तो बहू आज खाना नहीं देगी, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। सुरेश जी ने उनकी ओर देखा तो उनकी आंखों में भी वही दर्द और बेबसी थी। कुछ देर बाद तृप्ति कमरे में आई और बिना कुछ कहे रात की बची हुई सब्जी और बासी चावल की थाली उनके सामने लाकर रख दी। विद्या जी और सुरेश जी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में नमी तैर आई। उन्होंने चुपचाप वो ठंडा और बासी खाना खाया, जिसमें न स्वाद था और ना ही सम्मान। खाना खाकर दोनों बुजुर्ग दंपति चुपचाप अपने कमरे में बैठे थे। उनकी आंखों में उदासी और दिल में गहरा दर्द था। उन्हें अपने बेटे विशाल की बहुत याद आ रही थी। अगले दिन सुबह विद्या जी ने डायरी से नंबर ढूंढकर अपने बेटे विशाल के पास फोन मिलाया। हेलो विशाल बेटा, विद्या जी ने धीमी आवाज में कहा तो दूसरी तरफ से विशाल ने चिंतित होकर पूछा, माँ, आप इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? ये सुन विद्या जी की आंखें नम हो गईं। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही तृप्ति ने तेजी से उनके हाथ से फोन छीन लिया। अरे माँ जी, आप क्यों विशाल को परेशान कर रही हैं? तृप्ति ने नकली मुस्कान के साथ कहा। फिर फोन कान से लगाकर बोली, विशाल, माँ जी को बस तुम्हारी याद आ रही थी। मैंने उन्हें कहा था कि तुमसे बाद में बात करवा दूंगी, लेकिन तुम तो जानते हो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बुजुर्ग माता पिता बच्चों जैसे हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ से विशाल हंसते हुए बोला, सही कह रही हो तृप्ति, ये उम्र ही ऐसी होती है, लेकिन हमें उनका पूरा ध्यान रखना होगा। मैं जानता हूँ तुम उनकी अच्छी देखभाल कर रही हो,
फिर भी अगर उन्हें मुझसे बात करनी हो तो मुझे तुरंत बता देना। जी बिल्कुल, तृप्ति ने मुस्कुराते हुए कहा और फोन काट दिया। जैसे ही उसने फोन रखा वैसे ही उसकी नकली मुस्कान भी गायब हो गई और चेहरा गुस्से से भर गया। उसने तीखी आवाज में कहा, क्या जरूरत थी विशाल को फोन करने की? आपको समझ नहीं आता कि वो कितना व्यस्त रहते हैं? हर वक्त उसे बेवजह परेशान मत किया करो। विद्या जी की आंखों में फिर से आंसू भर आए। उन्होंने दर्द भरी निगाहों से अपनी बहू को देखा और धीमे स्वर में बोली, बेटा हमें विशाल से कुछ कहना नहीं था, बस उसकी आवाज सुनकर दिल को सुकून मिल जाता है। ये सुनते ही तृप्ति ने ताना मारते हुए कहा, सुकून चाहिए तो मंदिर जाया करो ना, हर छोटी छोटी बात पर बेटे को परेशान मत किया करो। इतना कहकर तृप्ति वहां से चली गई, लेकिन विद्या जी की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुरेश जी ने सब कुछ सुन लिया था। उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी का हाथ थामा और कमरे में ले गए। विद्या जी ने हिचकियां लेते हुए सर झुका लिया। कमरे में एक गहरी उदासी फैल गई और दोनों बुजुर्ग दंपति बिना कुछ कहे, बिना कोई शिकायत किए एक दूसरे के दर्द को महसूस करने लगे। कुछ देर बाद तृप्ति ने फिर से वही बासी खाना लाकर टेबल पर रख दिया और बिना कुछ कहे ऐसे तेजी से बाहर निकल गई जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। विद्या जी और सुरेश जी ने एक दूसरे की ओर देखा। भूख तो बहुत थी, लेकिन अपमान का घूंट पीते हुए खाना निगलना आसान नहीं था। विद्या जी ने कांपते हाथों से सुरेश जी की प्लेट को आगे खिसकाया और बोली, जैसा भी है खा लीजिए, भूखे मत रहिए। सुरेश जी ने एक गहरी सांस ली और एक और मुंह में रखा। रोटियां इतनी सख्त थीं कि तोड़ते ही टूटकर बिखर गईं। उन्होंने बिना कुछ कहे धीरे धीरे खाना शुरू किया, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। विद्या जी भी खाना खाने लगे, लेकिन हर निवाले के साथ उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सोचने लगी कि जब विशाल छोटा था तो उसके लिए कितने तरह तरह के व्यंजन बनाती थी और अब खुद सूखी रोटियों पर निर्भर हो गईं। खाना खाने के बाद सुरेश जी चुपचाप लेट गए और विद्या जी खिड़की के पास जाकर बैठ गईं। बाहर अंधेरा घिर चुका था, लेकिन उनके दिल का अंधकार उससे भी गहरा था। तभी बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। विशाल ने घर में कदम रखा। माँ, पिताजी, देखो मैं आ गया। विशाल की आवाज सुनते ही विद्या जी जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगी। उन्होंने अपनी तकलीफ को छुपाते हुए मुस्कान ओढ़ ली। विशाल बेटा, तुम, उन्होंने प्यार से कहा। सुरेश जी भी उठकर बैठ गए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनका जीवन कुछ पलों के लिए फिर से खिल उठा। विशाल ने माँ के पैर छुए और फिर पिता के पास जाकर बैठ गया। कैसे हो आप लोग? सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, बस तुम्हारी याद आ रही थी। लेकिन तुम तो शनिवार को आते हो, फिर आज अचानक कैसे? विद्या जी ने कहा तो विशाल मुस्कुराते हुए बोला, माँ, क्या सिर्फ आपको ही मेरी याद आती है? मुझे भी तो आपकी बहुत याद आती है। आज मेरी यहाँ क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, तो सोचा आप सबसे मिलकर चलूं, इसलिए मीटिंग खत्म होते ही सीधा आपसे मिलने आ गया। तभी तृप्ति ने अंदर आते हुए कहा, अच्छा हुआ जी जो आप आ गए, लेकिन आप परेशान मत हुआ करो, मैं माँ बाबूजी का पूरा ध्यान रखती हूँ। तो विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है तृप्ति, मैं जानता हूँ तुम माँ बाबूजी की अच्छे से देखभाल करती हो। विद्या जी और सुरेश जी ने सुना, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपनी तकलीफें अपने अंदर ही दफना ली थीं। विशाल की आंखों में खुशी थी कि उसकी पत्नी और माँ बाबूजी के बीच सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये प्यार सिर्फ एक दिखावा है। अगले दिन सुबह ही विशाल वापस चला गया। 4 दिन ऐसे ही बीत गए। आज शनिवार की सुबह थी। विद्या जी और सुरेश जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, क्योंकि आज उनका बेटा विशाल आने वाला था।
हर शनिवार की तरह वे आज भी मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कुछ देर बाद पूजा की थाली सजाकर दोनों मंदिर के लिए निकल ही रहे थे कि तभी अचानक तृप्ति उनके सामने आकर खड़ी हो गई और व्यंग्य भरे स्वर में बोली, वाह वाह, आज तो हंसों की जोड़ी बहुत अच्छे से तैयार हुई है। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? कहीं कोई फिल्म देखने का प्रोग्राम तो नहीं बना लिया? तो विद्या जी ने धीमे स्वर में कहा, बहू, आज शनिवार है और आज विशाल आने वाला है, इसलिए सोचा कि मंदिर हो आते हैं। तृप्ति ये सुनकर हल्की मुस्कान के साथ ताली बजाते हुए बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि आज तो आपके लिए सबसे बड़ा त्योहार है, आपका लाडला बेटा जो आ रहा है। फिर तंज कसते हुए बोली, अच्छा अच्छा, जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर बंद हो जाए और आपके भगवान नाराज हो जाए। सुरेश जी और विद्या जी बिना कुछ कहे चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गए। मंदिर जाते हुए भी विद्या जी के दिल में तृप्ति के ताने गूंज रहे थे। उन्होंने सुरेश जी की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, सुनिए जी, क्या हमारे बेटे को कभी इस बात का एहसास होगा कि उसकी पत्नी हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है? तो सुरेश जी ने गहरी सांस लेते हुए बोला, पता नहीं विद्या, लेकिन सच्चाई कितने दिन छुपी रहेगी, एक ना एक दिन तो सामने आएगी ही। इधर शाम को विशाल जैसे ही घर पहुंचा तो तृप्ति दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। तभी विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, कितनी बेताबी से मेरे लिए इंतजार कर रही हो। लेकिन तृप्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। बिना कुछ कहे ही उसने विशाल का बैग हाथ में लिया और अंदर चली गई। विशाल को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। घर के अंदर कदम रखते ही वो खुशी से आवाज लगाते हुए अपने माँ बाबूजी के कमरे की ओर बढ़ गया। माँ, पिताजी, देखो मैं आ गया। लेकिन जैसे ही उसने कमरे में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। पूरे कमरे में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। घर में किसी को न पाकर विशाल थोड़ा परेशान हो गया। उसने तुरंत तृप्ति से पूछा, तृप्ति, माँ बाबूजी कहाँ हैं? मैं जब भी आता हूँ तो वो मुझे दरवाजे पर ही मिलते हैं, आज क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तो तृप्ति अपने चेहरे पर हल्की उदासी लाते हुए बोली, अरे वो दोनों मंदिर गए हैं, सुबह से ही जाने की जिद कर रहे थे। ये सुन विशाल हैरानी से बोला, इस वक्त? लेकिन माँ बाबूजी तो हमेशा सुबह मंदिर जाते थे, फिर आज शाम को क्यों गए? तो तृप्ति झट से बोल पड़ी, क्या करूं विशाल, ये लोग अब कुछ भी करने लगे हैं। सुबह भी गए थे और अभी भी चले गए। मैंने बहुत कहा कि रुक जाइए, लेकिन माने ही नहीं। विशाल कुछ सोचने लगा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी उनके आने का इंतजार कर सकता हूँ। तुम चाय बना दो, तब तक मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। तो तृप्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, तुम बैठो, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। ये कहकर वो रसोई की तरफ चली गई। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही संतोष था, क्योंकि उसने एक बार फिर विशाल को सच्चाई से दूर रखने में कामयाबी हासिल कर ली थी। रात के 8 बज चुके थे, पर अभी तक सुरेश जी और विद्या जी घर नहीं आए थे। अब तो विशाल के दिल की बेचैनी बढ़ने लगी। रात के 8:30 बजे तक तो मंदिर बंद हो जाता है, फिर माँ बाबूजी अभी तक क्यों नहीं आए? विशाल ने सोफे पर बैठे बैठे घड़ी की तरफ देखा और फिर तुरंत तृप्ति से पूछा, तृप्ति, माँ बाबूजी को बहुत देर हो गई, तुमने अच्छे से तो सुना था ना कि वो मंदिर का ही कहकर गए थे? विशाल को इस तरह देखकर तृप्ति अंदर ही अंदर खुश तो बहुत हो रही थी, लेकिन चेहरे पर चिंता का नाटक करते हुए बोली, अरे आप भी कमाल करते हैं जी, मैं कोई बच्ची हूँ क्या जो भूल जाऊंगी? वो मुझे मंदिर जाने के लिए ही कहकर गए हैं। अरे तृप्ति, अगर मंदिर गए थे तो अब तक आए क्यों नहीं? उन्हें पता था ना कि आज मैं आने वाला हूँ, फिर भी इतनी देर कर दी। कहीं कुछ हुआ तो नहीं? विशाल ने चिंतित होते हुए कहा तो तृप्ति बोली, हो सकता है वो किसी जान पहचान वाले से बातों में लग गए हों। आपको तो पता है, माँ जी जहाँ जाती है किसी न किसी से बात करने लग जाती हैं। तो विशाल मन ही मन सोचने लगा और बुदबुदाने लगा कि आखिर माँ बाबूजी गए कहाँ। अब उसका धैर्य जवाब देने लगा,
वो तुरंत उठा और गुस्से में उसने अपनी बाइक की चाबी उठाई। तृप्ति, मैं मंदिर जा रहा हूँ, कहकर उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से मंदिर की ओर निकल गया। तृप्ति ने दरवाजे पर खड़ी होकर उसे जाते हुए देखा और मन ही मन मुस्कुराई। जाओ विशाल, जितना ढूंढना है ढूंढ लो, लेकिन माँ बाबूजी तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, उसने खुद से कहा। इधर विशाल तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर देखा तो मंदिर के पट बंद हो चुके थे। पूरे मंदिर परिसर में शांति थी। मंदिर के आसपास की दुकानें भी बंद हो चुकी थीं। एक फूल माला बेचने वाली फूलों की टोकरी समेट रही थी। विशाल घबराते हुए इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसके माँ बाबूजी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसने जल्दी से फूल बेचने वाली महिला के पास जाकर पूछा, माताजी, आपने एक बुजुर्ग दंपति को यहाँ देखा था क्या? मेरे माँ बाबूजी मंदिर आए थे, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे। तो फूल वाली महिला ने हैरानी से विशाल को देखा और फिर सिर हिलाते हुए बोली, बेटा, यहाँ तो दिन भर लोग आते जाते रहते हैं, मैं कैसे पहचान सकती हूँ कि कौन आया था और कौन नहीं। विशाल का दिल डूबने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसको ऐसे चिंतित होते देखकर पास का एक दुकानदार जो अपनी दुकान समेट रहा था विशाल के पास आया और उसने पूछा, क्या हुआ भाई साहब, कोई परेशानी है? तो विशाल ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और माँ बाबूजी की तस्वीर दिखाते हुए बोला, भाई साहब, ये मेरे माँ बाबूजी हैं। वो मंदिर आए थे, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। आपने इन्हें यहाँ कहीं देखा है क्या? तो दुकानदार ने ध्यान से फोटो देखी, फिर कुछ सोचते हुए बोला, हाँ, इनको तो मैंने आज सुबह ही देखा था। विशाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अधीर होकर पूछा, कहाँ देखा था? आप पक्का कह सकते हैं कि ये वही थे? तो दुकानदार ने सिर हिलाया, हाँ भाई, मैं पक्का कह सकता हूँ, लेकिन मैंने इन्हें शाम को नहीं, बस सुबह ही देखा था। अब विशाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। माँ बाबूजी के बिना इतने घंटे बीत चुके थे। बस अब और इंतजार नहीं कर सकता, उसने खुद से कहा और तुरंत बाइक घुमाई और सीधा पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ा। थाने पहुंचते ही विशाल ने ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी से कहा, साहब, मेरे माँ बाबूजी सुबह से लापता हैं। वो मंदिर गए थे, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। तो इंस्पेक्टर ने एक गहरी नजर से विशाल को देखा और पूछा, आपका नाम? विशाल, और मेरे माँ बाबूजी का नाम सुरेश और विद्या है। विशाल ने जल्दी से अपने फोन से उनकी तस्वीरें दिखाते हुए कहा। तो इंस्पेक्टर ने शिकायत दर्ज करते हुए कहा, देखिए, आप चिंता मत कीजिए, अगर कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको तुरंत बताएंगे। विशाल की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाला और पुलिस से आश्वासन मिलने के बाद भारी मन से घर की ओर चल पड़ा। घंटी बजाने से पहले ही दरवाजा खुल गया। सामने ही तृप्ति खड़ी थी। उसने विशाल को चिंतित नजरों से देखा और पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी, और माँ बाबूजी कहाँ हैं? तो विशाल की आंखों से आंसू छलक पड़े। तृप्ति उसके चेहरे के भाव देखकर चौंक गई। आप रो क्यों रहे हैं? कुछ बोलिए ना, आखिर वो गए कहाँ हैं? तो विशाल ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, माँ बाबूजी का कुछ पता नहीं चला, वो कहीं नहीं मिले। तो तृप्ति चिंतित होने का नाटक करते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं आप? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? तो विशाल ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर लेट गया। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन विशाल की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखों के आगे बार बार माँ बाबूजी की तस्वीर घूम रही थी। कहाँ होंगे वो? क्या वो सुरक्षित हैं? वो बिस्तर पर करवट बदलता रहा, पर बेचैनी कम नहीं हुई। पिछली बार की यादें उसकी आंखों में तैरने लगी। बेटा, अब तू यहीं कोई नौकरी देख ले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। बाबूजी की ये बात उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, मेरे माँ बाबूजी को सही सलामत लौटा दो। इधर दूसरी तरफ तृप्ति ऐसे सो रही थी जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो।
सुबह की पहली किरण के साथ ही विशाल के दिमाग में आया कि कहीं माँ बाबूजी रमेश चाचा के घर तो नहीं गए हैं। वो बिना समय गवाए कपड़े बदलकर बाहर निकला। जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की तो अंदर से तृप्ति की आवाज आई, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? कम से कम चाय तो पी लो। तो विशाल ने गंभीर स्वर में कहा, तृप्ति, बाबूजी शायद रमेश चाचा के घर गए हों, मैं एक बार जाकर देख लेता हूँ। तृप्ति ने उसके चेहरे की बेचैनी देखी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कोई चिंता नहीं थी, बल्कि हल्की सी मुस्कान उभर आई। रमेश चाचा की यहाँ? उसने अनजान बनने की कोशिश की, पर माँ बाबूजी ने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। पता नहीं तृप्ति, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। कहते हुए विशाल ने बाइक स्टार्ट की और तेजी से निकल गया। सड़कें अभी भी सुनसान थी। सुबह के सन्नाटे में विशाल की बाइक की आवाज गूंज रही थी। हे भगवान, बस एक बार माँ बाबूजी मिल जाए। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा आ रहा था, जब वो हमेशा उसे आशीर्वाद देती थी। बाबूजी की वो स्नेह भरी बातें, जब वो कहते थे, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया कर, जब देखो भागता ही रहता है। कहीं मुझसे नाराज होकर उन्होंने घर तो नहीं छोड़ दिया। ये ख्याल मन में आते ही विशाल का कलेजा कांप उठा। उसने बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी और कुछ देर बाद ही वो रमेश चाचा के घर पहुंच गया। बाइक रुकते ही उसने घर का दरवाजा खटखटाया। चाचा, दरवाजा खोलिए, विशाल ने बाहर से आवाज लगाते हुए कहा। तो कुछ देर बाद अंदर से आवाज आई, कौन है इतनी सुबह सुबह? दरवाजा खोलते हुए चाचा ने कहा। तो विशाल ने घबराए हुए स्वर में पूछा, चाचा, क्या माँ बाबूजी यहाँ आए हैं? रमेश चाचा ने हैरानी से उसे देखा। नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे बाबूजी से पूरे 1 महीने से नहीं मिला हूँ। ये सुन विशाल के चेहरे का रंग उड़ गया। 1 महीना हो गया? हाँ बेटा, सब ठीक तो है ना? रमेश चाचा ने चिंतित होकर पूछा। तो विशाल के पास उसका कोई जवाब नहीं था। अब वो कहाँ जाए, किससे पूछे? चाचा, माँ बाबूजी कल शाम से लापता हैं। उन्होंने कहा था कि वो मंदिर जा रहे हैं, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है, पर अब तक उनकी कोई खबर नहीं। कहते हुए विशाल की आवाज भारी हो गई। रमेश चाचा भी ये सुनकर परेशान से हो गए। अरे, ये तो बहुत गंभीर बात है बेटा, तुमने बाकी रिश्तेदारों से पूछा? तो विशाल ने निराशा में सिर हिलाया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। रमेश चाचा ने विशाल का कंधा थपथपाया और बोले, घबराओ मत बेटा, पुलिस अपनी खोजबीन कर रही होगी, लेकिन हमें भी कुछ करना होगा। अंदर आओ, बाकी रिश्तेदारों को फोन लगाते हैं। दूसरी तरफ तृप्ति अपनी ही दुनिया में मगन थी। वो कमरे में बैठकर फोन पर अपनी सहेली पूनम से बात कर रही थी। उसकी आवाज में गहरा दुख था, मानो वो सास ससुर के जाने से सच में परेशान हो। पूनम, क्या बताऊं, जब से माँ बाबूजी घर से गए हैं मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, उसने दुखी आवाज में कहा। तो फोन के दूसरी तरफ उसकी सहेली पूनम ये सुनकर चौंक गई। क्या तुम उदास हो, और वो भी तुम्हारे सास ससुर के लिए? ये कैसे हो सकता है? पूनम ने हैरानी से कहा। तो तृप्ति ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर अचानक शरारत भरे लहजे में जोर से हंस पड़ी और बोली, अरे पागल, तू भी मेरी एक्टिंग को सच मान बैठी ना? अरे, मुझे उनकी कमी महसूस नहीं हो रही, उल्टा अब तो मेरे घर में कितनी शांति हो गई है। पूनम भी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। यार, तू तो सच में महान है, मतलब ऊपर से इतना अच्छा दिखावा और अंदर से मजे ले रही है, तृप्ति ने हंसते हुए कहा। अरे, मैं तो उन्हें तंग करने में मजा लेती थी। जब वो थी तो रोज बहाने बनाकर ताने मारती थी, अब जब नहीं है तो उनकी याद तो आएगी ना। ये सुनकर फोन के दूसरी तरफ पूनम भी जोर से हंसने लगी। वाह यार तृप्ति, सच में तू तो बहुत होशियार है। पर विशाल को शक तो नहीं हुआ ना? अपने नाखून पर पॉलिश लगाते हुए तृप्ति ने लापरवाही से कहा। अरे नहीं, वो तो अपने माँ बाप की चिंता में डूबा हुआ है। उसे क्या पता कि उसके सामने मैं जितनी अच्छी बहू बनकर रहती हूँ, उसके पीछे से उनकी जिंदगी उतनी ही नरक बना देती हूँ। दोनों जोर जोर से हंसने लगी। उधर विशाल ने पुलिस को फिर से फोन लगाया और कहा, सर, कोई खबर मिली? हम कोशिश कर रहे हैं जी, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला।
अगर आपको कोई जानकारी मिले तो तुरंत हमें बताइएगा, पुलिस अधिकारी ने कहा। तो विशाल ने फोन काट दिया और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अब वो क्या करे? समय बीतता जा रहा था और हर बीतते दिन के साथ विशाल की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। 5 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसके माता पिता का कोई सुराग नहीं मिला था। उसने हर जगह तलाश की, रिश्तेदारों के घर, मंदिर, धर्मशाला, सब जगह जाकर देखा, लेकिन कहीं भी कोई जानकारी नहीं मिली। थक हार कर विशाल गुमसुम बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। तृप्ति, जो अब तक उसकी बेचैनी का आनंद ले रही थी, आज पहली बार उससे इस बारे में बात करने आई। विशाल, मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुम कब तक ऐसे ही परेशान रहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ बाबूजी तीर्थ यात्रा पर निकल गए हों? ये सुनते ही विशाल भड़क उठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने कहा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो तृप्ति? तुम जानती भी हो माँ बाबूजी कभी बिना बताए कहीं नहीं जाते हैं, और तीर्थ यात्रा पर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। माँ हमेशा कहती थी कि जब तक मैं उनके साथ नहीं चलूंगा वो कहीं नहीं जाएंगे। विशाल का गुस्सा देखकर तृप्ति थोड़ी सहम गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर चिंता का नकाब बनाए रखा। तो फिर वो गए कहाँ विशाल? आखिर 10 दिन होने को आए हैं, कोई खबर क्यों नहीं आ रही? तृप्ति ने धीरे से पूछा, लेकिन विशाल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में सीधे अपने माँ बाबूजी के कमरे में चला गया। ये वही कमरा था जहाँ विशाल हर बार आकर उनके पास बैठता था। विशाल ने देखा कि माँ की पूजा की थाली ज्यों की त्यों रखी थी। बाबूजी का चश्मा और घड़ी भी टेबल पर पड़ी थी और उनकी पसंदीदा किताबें भी वही थीं। सब कुछ ज्यों का त्यों था, बस वे दोनों नहीं थे। उसने अपनी माँ की तस्वीर उठाई और सीने से लगाकर जमीन पर बैठ गया। तभी लिविंग रूम में रखे लैंडलाइन की घंटी बजी। घंटी लगातार बज रही थी, तो विशाल ने अनमने ढंग से उठकर फोन उठाया। हेलो विशाल, ये क्या हो रहा है? तुमने ऑफिस आना बंद कर दिया, कोई अपडेट भी नहीं दे रहे। फोन की दूसरी तरफ उसके बॉस की तेज आवाज गूंजी। सर, मैं अभी बहुत परेशानी में हूँ, मेरे माँ बाबूजी लापता हैं, मैं उन्हें ढूंढने में लगा हूँ। विशाल ने धीमी और थकी हुई आवाज में कहा। तो उधर से उसके बॉस ने कहा, देखो विशाल, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में आ रही है, लेकिन ऑफिस के भी कुछ नियम होते हैं। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी, लेकिन अब 10 दिन हो चुके हैं। कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम 2 दिन में नहीं लौटे तो तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया जाएगा। बॉस की आवाज सख्त थी। पर सर, विशाल कुछ कहता उससे पहले ही फोन कट गया। विशाल ने फोन नीचे रखा और अपना सर पकड़कर बैठ गया। अब उसके सामने एक और बड़ी मुश्किल थी। अगर उसने नौकरी छोड़ दी तो माँ बाबूजी के वापस आने के बाद वो उनकी देखभाल कैसे करेगा? और अगर वो नौकरी पर चला गया तो माँ बाबूजी को ढूंढने के लिए समय कैसे निकाल पाएगा? वो सोच ही रहा था कि तभी तृप्ति कमरे में आई और बोली, क्या हुआ? कौन था फोन पर? ऑफिस से था। कहते हैं अगर 2 दिन में ज्वाइन नहीं किया तो किसी और को रख लेंगे। विशाल ने निराश स्वर में कहा। तो तृप्ति ने लापरवाही से पूछा, तो फिर क्या सोचा है तुमने? क्या सोचूं? माँ बाबूजी अभी तक नहीं मिले, मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तो ठीक है, नौकरी छोड़ दो, फिर बैठे रहना घर पर, तृप्ति ने मुंह बनाते हुए कहा। तो विशाल ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। वो एक बार फिर इस सवाल में उलझ गया कि नौकरी बचाए या माँ बाबूजी को ढूंढे। उसने कुछ पल चुप रहकर सोचा, फिर अचानक उठा और तृप्ति की ओर देखते हुए सख्त लहजे में बोला, मेरा बैग तैयार कर दो, मैं आज शाम को ही मुंबई जा रहा हूँ। तृप्ति, जो अब तक मजे से खड़ी तमाशा देख रही थी, अचानक चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि विशाल इतनी जल्दी ये फैसला ले लेगा। वो धीरे से विशाल के पास आई और नाटकीय अंदाज में बोली, क्या तुम सच में जा रहे हो? हाँ, अब और रुकना बेकार है। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही और ऑफिस से भी लगातार कॉल आ रहे हैं।
अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो माँ बाबूजी के आने के बाद उन्हें अच्छे से नहीं रख पाऊंगा। माँ बाबूजी तो नहीं मिल रहे, कम से कम नौकरी तो बची रहे। विशाल ने ठंडी आवाज में कहा तो तृप्ति बोली, पर विशाल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि माँ बाबूजी अब लौट कर आएंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? विशाल ने चौंक कर कहा तो तृप्ति बोली, मतलब इतना समय हो गया, अगर उन्हें लौटना होता तो अब तक आ चुके होते। विशाल ने गहरी सांस ली और बोला, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं तृप्ति। माँ बाबूजी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कुछ न कुछ जरूर हुआ है, लेकिन जब तक मैं सच का पता नहीं लगा लेता चैन से नहीं बैठूंगा। कहते हुए वो अलमारी की तरफ बढ़ गया और खुद ही अपना बैग पैक करने लगा। तभी तृप्ति उसके पास आई और चिंता भरे स्वर में बोली, विशाल, अगर तुम मुंबई जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब मेरा यहाँ क्या काम है? विशाल ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो तृप्ति? अगर माँ बाबूजी लौट आए तो कम से कम तुम तो यहाँ रहो, ताकि उन्हें लगे कि उनका कोई अपना अभी भी इस घर में है। ये सुनकर तृप्ति के ख्वाब एक पल में टूट गए। उसे लगा था कि विशाल उसे अपने साथ ले जाएगा, जिससे वो पूरी तरह आजाद हो जाएगी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, पर विशाल, तुम भी तो जानते हो कि माँ बाबूजी के बिना इस घर में रहना कितना मुश्किल होगा। मैं अकेले कैसे रहूंगी? तो विशाल उसकी आंखों में देखकर बोला, तृप्ति, अगर तुम सच में माँ बाबूजी की चिंता कर रही हो तो तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारा यहाँ रहना कितना ज़रूरी है। जब भी वे आएंगे तो सबसे पहले तुम्हें ही देखेंगे, और अगर तुम न मिली तो उनकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। तृप्ति अंदर ही अंदर झुंझला गई, लेकिन बाहर से उसने सहमति जताने का नाटक करते हुए कहा, ठीक है विशाल, तुम कह रहे हो तो मैं रुक जाती हूँ, पर तुम जल्दी वापस आना। तो विशाल ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूँगा, और जैसे ही माँ बाबूजी लौट आए तो तुरंत मुझे फ़ोन करके बता देना। बोलकर विशाल अपना बैग उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसके जाते ही तृप्ति के चेहरे पर अलग ही खुशी दौड़ गई। वो मन ही मन बोली, विशाल चला गया, अब मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। आखिरकार अब इस घर पर मेरा ही राज होगा। खुशी से झूमते हुए तृप्ति सोफे पर जाकर बैठ गई। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन अब तृप्ति को अकेलापन महसूस होने लगा। पहले जो समय वो अपने सास ससुर को ताने देने, गुस्सा करने और उन्हें परेशान करने में लगाती थी, अब वही समय काटे नहीं कटता था। एक दिन उसकी सहेली पूनम का फोन आया। अरे, क्यों उदास लग रही है? लगता है विशाल तुझसे दूर रहने लगा है। तो तृप्ति थोड़ी दुखी आवाज में बोली, उदास नहीं हूँ, बस अकेलापन महसूस हो रहा है। तो पूनम हंसते हुए बोली, अकेले रहने की आदत डाल ले, या फिर किसी नए दोस्त का इंतजाम कर ले। ये सुनकर तृप्ति थोड़ा झुंझलाते हुए बोली, चुप कर पूनम, वैसे भी विशाल तो सिर्फ पैसे भेजने तक ही सीमित रह गया है। अब ना प्यार भरी बातें करता है और ना ही मेरी फिक्र करता है। तो पूनम तृप्ति को छेड़ते हुए बोली, पहले तो तू सास ससुर को दूर करने के लिए परेशान रहती थी, अब वो चले गए तो तुझे अकेलापन लग रहा है। तू तो खुद ही अकेली पड़ गई। तृप्ति के पास आज उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उधर विशाल का भी मुंबई में मन नहीं लग रहा था। माँ बाबूजी की यादें, उनकी बातें और उनका अचानक इस तरह चले जाना, ये सब उसके दिल को कचोट रहा था। शनिवार की सुबह होते ही उसे माँ बाबूजी की याद आ गई, क्योंकि हर शनिवार को वो अपने माता पिता से मिलने जाता था, और अब उनसे बिछड़े हुए उसे पूरा 1 महीना हो गया था। आज रह रहकर उसे अपने माँ बाबूजी की बातें बहुत याद आ रही थीं। बेटा, अब तू यही नौकरी देख ले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। जब तू हमारे पास होता है तो लगता है हमें सब कुछ मिल गया। इन शब्दों को याद कर विशाल की आंखों में आंसू भर आए। कहाँ चले गए आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर? अभी वो सोच ही रहा था कि तभी उसका दोस्त कुणाल कमरे में दाखिल हुआ और मजाकिया अंदाज में बोला, अरे विशाल, इस बार भी घर नहीं गया? हर हफ्ते तेरा यही हाल होता है। चल, आज मैं तुझे अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। वैसे भी माँ और तुम्हारी भाभी हमेशा कहती रहती हैं कि विशाल को कभी घर लेकर आओ, लेकिन तुम मेरी सुनते ही नहीं हो।
तो विशाल बोला, अरे नहीं यार, आज कहीं जाने का मन नहीं है। देख विशाल, ऐसे अकेले रहने से तबीयत खराब हो जाएगी। हफ्ते भर ऑफिस, फिर छुट्टी के दिन भी अकेले पड़े रहना, ये कोई जिंदगी है? चल ना, अच्छा लगेगा तुझे। विशाल का मन तो नहीं था, लेकिन जब कुणाल ने माँ का नाम लिया तो उसे विद्या जी की याद आ गई। वही प्यार, वही अपनापन। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, अच्छा बाबा, चल रहा हूँ। तो कुणाल हंसते हुए बोला, बस अब तू देख मेरी माँ तेरा कितना ख्याल रखती है। घर पहुंचते ही कुणाल की माँ ने दरवाजा खोला और विशाल को देखकर मुस्कुराई। अरे वाह, तो ये है विशाल। बेटा, बहुत सुना है तेरे बारे में, आओ अंदर आओ। कुणाल की माँ को देखकर विशाल अपनी माँ को याद कर रहा था। कुणाल की माँ ने प्यार से कहा, बेटा आराम से बैठ, ये घर भी तेरा ही है। ये सुनकर विशाल की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने खुद को संभाला और कहा, जी आंटी, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। तभी कुणाल की पत्नी शालिनी बोली, ये लीजिए भैया, चाय पी लीजिए। हमारे घर की चाय का स्वाद ऐसा है कि बार बार आने का मन करेगा आपका। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े, लेकिन विशाल के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। तभी कुणाल का छोटा भाई कपिल दरवाजे से अंदर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते विशाल भैया, कैसे हैं आप? कुणाल भैया आपकी बहुत तारीफ करते हैं। तो विशाल हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये तो इसकी आदत है, हर किसी की तारीफ करने बैठ जाता है। तभी कुणाल ने मजाक में कहा, और नहीं तो क्या, आखिर दोस्ती निभाने का भी कोई तरीका तो होना चाहिए। ये सुनकर सब लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े। घर में इतना खुशनुमा माहौल देखकर विशाल को अपने घर की याद आ गई। कभी उसके घर में भी ऐसी ही खुशी का माहौल होता था। सोचते हुए उसकी आंखें भर आईं। उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका लीं ताकि कोई देख न ले, लेकिन ये बात कुणाल की माँ से नहीं छिपी। उन्होंने विशाल के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोली, बेटा सब ठीक तो है ना? तो विशाल ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, हाँ आंटी जी, सब ठीक है, बस माँ बाबूजी की याद आ गई थी। ये सुनकर कुणाल की माँ बोली, बेटा माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें माँ के प्यार की ज़रूरत महसूस हो तो यहाँ चले आना, मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। विशाल की आंखों में फिर से आंसू आ गए और उसने धीरे से कहा, जी आंटी जी। कुणाल और उसकी पत्नी शालिनी एक दूसरे को देख रहे थे। वो समझ चुके थे कि विशाल के दिल में कुछ तो दर्द है जो वो किसी को बताना नहीं चाहता। लेकिन आज वो इस घर के खुशनुमा माहौल में थोड़ी देर के लिए अपने दुख को भूल गया था। बातों का सिलसिला जारी था। तभी कुणाल के छोटे भाई कपिल ने अपने फोन में फोटो दिखाते हुए कहा, विशाल भैया ये देखो मेरी सगाई की तस्वीरें, आप तो आ नहीं पाए, कम से कम अब तस्वीर तो देख लो। कुणाल ने भी हंसते हुए कहा, हाँ यार तुझे कितनी बार बुलाया, लेकिन तू तो अपने काम में ही लगा रहता है, अब चल फोटो ही देख ले। विशाल मुस्कुराया और अनमने ढंग से फोन की तरफ देखने लगा। कुछ देर तक सब लोग फोटो देखते रहे। सगाई की फोटो खत्म होते ही दूसरी फोटो आई तो कपिल फोन बंद करने लगा। तभी विशाल को अचानक ऐसी तस्वीर दिखी कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कपिल से कहा, रुको ये फोटो फिर से दिखाना जरा। तो कपिल फिर से फोटो दिखाते हुए बोला, अरे विशाल भाई, ये अम्मा बेचारी हमारे अस्पताल में भर्ती है, बहुत दुखी है, हमेशा बस एक टक दरवाजे की ओर देखती रहती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कहते हैं कि उनके बेटे बहू ने उन्हें छोड़ दिया है। माँ? ये शब्द विशाल के गले में ही अटक गया। उसकी आंखें उस फोटो पर टिक गईं। उसने गौर से देखा, माँ का रंग सफेद पड़ गया था, चेहरे पर थकान और दर्द की गहरी लकीरें, लेकिन आंखों में वही ममता, वही उम्मीद, वही इंतजार था। माँ कहते हुए विशाल ने कपिल के हाथ से फोन लेकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसे देखकर कपिल, कुणाल और उसकी पत्नी शालिनी भी हैरान थे। क्या हुआ भाई? कुणाल ने कहा तो विशाल ने कहा, कुणाल यही मेरी माँ है।
ये सुनकर सब लोग अवाक रह गए। क्या? पर ये वहां कैसे पहुंची? मुझे नहीं पता कुणाल, पर अब मैं और देर नहीं कर सकता। मुझे माँ के पास जाना है। वो तेजी से उठा और गाड़ी की चाबी उठाने लगा, तो कुणाल और कपिल भी उसके साथ चल दिए। अस्पताल पहुंचकर कपिल ने अंदर जाकर स्टाफ से बात की और फिर तीनों एक वार्ड की तरफ चले गए। अंदर जाकर विशाल के मुंह से बस इतना ही निकला, माँ, और वो फूट फूट कर रो पड़ा। विद्या जी ने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाई। उनकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी, जैसे सब कुछ खो चुका हो। लेकिन जब उनकी नजर विशाल पर पड़ी तो वो एकटक उसे देखने लगी। उनके होठ कपकपाने लगे, सूनी आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। माँ, मैं हूं, तुम्हारा विशाल। तभी डॉक्टर वहां आ गए। विशाल के पूछने पर उन्होंने बताया कि इन्हें यहाँ आए हुए करीब 2 महीने होने को आए हैं। इनसे कोई मिलने नहीं आता। बस एक महिला इन्हें यहाँ ये कहकर छोड़कर चली गई थी कि ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है। झूठ, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है, विशाल गुस्से से चिल्लाया। तो डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, देखिए, हम किसी पर आरोप नहीं लगाते, लेकिन यहाँ आने से पहले इन्हें किसी बड़े मानसिक आघात से गुजरना पड़ा था। आप इन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन इनका इलाज जरूरी है। विशाल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो डॉक्टर की बातें सुन तो रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ यहाँ तक कैसे पहुंची। उसकी आंखें लगातार माँ के चेहरे पर टिकी थीं, जो उसे पहचान तो रही थी, लेकिन फिर भी अजनबियों की तरह व्यवहार कर रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक सवाल बिजली की तरह आया, अगर माँ यहाँ है तो बाबूजी कहाँ हैं? विशाल ने तुरंत डॉक्टर से सवाल किया, डॉक्टर, जब माँ को यहाँ लाया गया था तब क्या उनके साथ कोई और बुजुर्ग व्यक्ति भी था? तो डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इन्हें अकेले यहाँ लाया गया था। विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ इस हालत में थी और बाबूजी का कोई अता पता नहीं था। कपिल ने तुरंत विशाल से बाबूजी की फोटो फोन पर लेकर अपने दूसरे अस्पताल में भेज दी और उसे आश्वासन दिया कि भैया, आप चिंता मत करो, मैं जहां जहां जानता हूं वहां वहां पता करूंगा। अगर बाबूजी कहीं भी किसी भी अस्पताल में भर्ती होंगे तो मुझे जरूर खबर मिल जाएगी। उसने कुणाल की ओर देखा और कहा, कुणाल, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे माँ बाबूजी के साथ ऐसा होगा। मेरी माँ को ऐसे ही छोड़ दिया और बाबूजी का अब तक कोई ठिकाना नहीं। कुणाल ने उसे संभालते हुए कहा, भाई, तू हिम्मत रख, देख, माँ मिल गई ना तो बाबूजी भी मिल जाएंगे। हमें बस थोड़ा और धैर्य रखना होगा। कपिल ने फोन उठाया और तुरंत अपने अस्पताल के कुछ पुराने साथियों से संपर्क करना शुरू किया। विशाल की आंखें दरवाजे की ओर टिकी थीं, जैसे कोई उसे आकर बताएगा कि उसके बाबूजी सही सलामत हैं। तभी कपिल के फोन की घंटी बजी। उसने जल्दी से फोन उठाया तो उधर से किसी ने बताया कि ये आदमी कुछ दिन पहले हमारे अस्पताल में भर्ती था। कपिल ने फोन काट दिया और तुरंत विशाल, उसकी माँ और अपने भाई कुणाल को लेकर उस अस्पताल की ओर निकल गया। वहां जाकर कपिल ने रिसेप्शन पर बैठे एक कर्मचारी से पता किया कि कुछ दिन पहले जो बुजुर्ग यहाँ भर्ती थे, अभी उन्हें कहाँ भेजा गया है। कर्मचारी ने बताया कि यहाँ कई मरीज भर्ती हुए हैं और कई शिफ्ट भी हुए हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? तो कपिल ने तुरंत सुरेश जी की तस्वीर दिखाई। कर्मचारी ने तस्वीर देखकर कुछ देर सोचा और फिर बोला, हाँ, ये यहाँ भर्ती थे, लेकिन अब उन्हें वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया है। ये सुनकर विशाल ने गुस्से से कहा, आपने मेरे बाबूजी का वृद्धाश्रम क्यों भेज दिया? उनके परिवार से संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? तो उस कर्मचारी ने ठंडी आवाज में कहा, देखिए, ये हमारा नियम है। जब कोई मरीज बहुत दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहता है और उसके परिवार से कोई नहीं आता तो उसे वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। पर आपने मेरे बाबूजी को अकेले वहां कैसे भेज दिया? कुणाल ने उसे संभालते हुए कहा, विशाल, हमें अभी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें तुरंत वृद्धाश्रम जाना होगा। वो तुरंत गाड़ी में बैठे और सब लोग वृद्धाश्रम की ओर निकल पड़े। गाड़ी रुकते ही विशाल तेजी से अंदर भागा और वहां बैठे स्टाफ से कहा, कृपया मुझे मेरे बाबूजी से मिलने दीजिए। उनका नाम सुरेश है। उन्हें 3 दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट किया है।
तो स्टाफ ने हैरानी से उसकी ओर देखा। वो कुछ कहते उससे पहले ही पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, बेटा विशाल। ये सुनते ही उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सामने उसके बाबूजी सुरेश जी खड़े थे। उनकी आंखों में नमी थी। चेहरा थोड़ा कमजोर लग रहा था, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही तसल्ली भरे भाव थे। बाबूजी, विशाल जोर से चिल्लाया और दौड़कर उनके गले से लग गया। सुरेश जी ने विशाल को कसकर पकड़ लिया और लड़खड़ाती आवाज में बोले, बेटा, मुझे पता था कि तू एक दिन जरूर आएगा। विशाल की आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। बाबूजी, मुझे माफ कर दो, मैंने आने में इतनी देर लगा दी। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इस हाल में होंगे। सुरेश जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब तू आ गया है, बस यही काफी है। कुछ देर के बाद विशाल ने कहा, चलो बाबूजी, घर चलो। तो सुरेश जी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, लेकिन बेटा, घर पर तो। वो बाकी कुछ बोलते उससे पहले ही विशाल ने तुरंत जवाब दिया, बाबूजी, अब कुछ मत सोचिए, बस मेरे साथ चलिए। अब कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं कर सकता। उसने बाबूजी को गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में विद्या जी पहले से बैठी हुई थी। जैसे ही विद्या जी की नजर अपने पति सुरेश जी पर पड़ी तो वो कांपती हुई आवाज में बोली, आप ठीक तो है ना? तो सुरेश जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, ठीक हूँ विद्या, तुम कैसी हो? कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। इधर विशाल ने अपने माता पिता को यूं टूट कर रोते हुए देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। उसने उन दोनों को गले से लगा लिया और दृढ़ता से कहा, माँ, बाबूजी, अब मैं आप दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और तृप्ति ने जो आपके साथ किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी कुणाल ने विशाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, विशाल, अब सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि सबसे पहले अंकल आंटी को अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। तृप्ति के साथ क्या करना है वो बाद में सोचना। कुणाल की बात सुनकर विद्या जी बोली, बेटा, अब हमें किसी अस्पताल की नहीं, हमारे बेटे के साथ की जरूरत है। यही हमारी दवा है। अब विशाल ने तृप्ति को फोन लगाया। तृप्ति ने फोन उठाते ही कहा, विशाल, सब ठीक तो है ना? तुमने इतने दिनों बाद फोन किया। विशाल की आवाज गूंजती हुई आई, तृप्ति, मैं माँ बाबूजी को लेकर घर आ रहा हूँ। क्या? तृप्ति के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। उसके पैरों तले जमी खिसक गई। उसने फिर से फोन उठाया और घबराती हुई आवाज में खुद को संभालते हुए बोली, माँ बाबूजी, वो कहाँ मिले तुम्हें? विशाल गुस्से को काबू में रखते हुए बोला, ये सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो? बहुत जल्दी तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतना कहकर विशाल ने फोन रख दिया तो तृप्ति के हाथ पांव कांपने लगे। अब क्या होगा? विशाल ने सब पता कर लिया, माँ बाबूजी को भी वापस ला रहा है। ये सोच सोच कर ही उसकी सांसें फूलने लगी। मैंने ये क्या कर दिया? अगर मैं जरा सा धैर्य रखती, थोड़ा प्यार दिखाती तो सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन नहीं, मैं तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रही। आज उसे अचानक वो दिन याद आने लगा जब उसके सास ससुर मंदिर गए थे। उसे अच्छी तरह से याद था कि उसने कैसे मंदिर पहुंचकर उनसे कहा था, माँ, बाबूजी, मैं आपको लेने आई हूँ, चलिए गाड़ी में बैठिए। विद्या जी और सुरेश जी उसे गाड़ी के पास देखकर चौंक गए थे। सुरेश जी ने हैरानी से पूछा भी था, अरे तृप्ति, तुम यहाँ? विशाल ने भेजा है क्या? तो तृप्ति ने मीठी मुस्कान के साथ झूठ बोलते हुए कहा, हाँ बाबूजी, विशाल ने ही भेजा है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए आपको दवाई दिलाने के लिए भेजा है। विद्या जी को कुछ अजीब तो लगा था, लेकिन फिर सोचा, चलो अच्छा है, दवाई तो लेनी ही है। इसलिए वे दोनों गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर बाद तृप्ति उन्हें एक मानसिक अस्पताल में ले गई। वहां पहुंचकर उसने अस्पताल के स्टाफ से रिश्वत देते हुए कहा, आप बस इन्हें भर्ती कर लीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। डॉक्टर और स्टाफ ने भी बिना ज्यादा सवाल के विद्या जी को ले जाकर महिला वार्ड में भर्ती कर लिया। लेकिन जब सुरेश जी को वहां रखने की बारी आई तो उन्होंने मना कर दिया, ये कहकर कि आप इन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, दोनों को हम एक साथ नहीं रख सकते। तो तृप्ति थोड़ी घबरा गई।
लेकिन उसने पास ही एक दूसरे अस्पताल में संपर्क किया और सुरेश जी को वहां भर्ती करवा दिया। वहां भी पैसों के लालच में आकर डॉक्टर ने बिना ज्यादा छानबीन किए सुरेश जी को भर्ती कर लिया। इस तरह तृप्ति ने अपने सास ससुर को उनके ही बेटे से दूर कर दिया, ये सोचकर कि अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये साजिश एक दिन उजागर हो ही जाएगी। इधर विशाल अपनी माँ और बाबूजी को लेकर घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो लोग घर पहुंचे तो तृप्ति उनका पहले से ही इंतजार कर रही थी। दरवाजे पर पहुंचते ही तृप्ति अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर रोने लगी। माँ, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच और अहंकार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि आप लोग भी मेरे माता पिता जैसे हैं। ये सुनकर विशाल ने गुस्से से तृप्ति की ओर देखा और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ते हुए कहा, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। तृप्ति ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज विशाल, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे एक मौका और दे दो। सुरेश जी और विद्या जी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वो कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से तृप्ति ने उनके साथ छल किया, उसे माफ करना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन फिर भी विद्या जी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, बहू को माफ कर दो, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नहीं माँ, तू एक माँ है इसलिए इसे माफ कर सकती है, लेकिन मैं इसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। इसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, जो मैं इसकी करतूतें नहीं समझ पाया, लेकिन अब मेरी जिंदगी में इसकी कोई जगह नहीं है। मेरे लिए अब ये मर चुकी है। विशाल ने गुस्से से कहा, तृप्ति, इससे पहले कि मैं तुम्हें बेइज्जत करके घर से निकालूं, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। अब तृप्ति कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप घर से बाहर निकल गई। अब से विशाल वहीं रहकर अपने माँ बाबूजी की देखभाल करने लगा। तो दोस्तों, विशाल ने अपनी पत्नी को माफ न करके सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।